आप देख रहे हैं कानूनी पेंच और मैं हूं आशुतोष कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय पटना। आज हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में और बेल के बारे में, खास करके एफआईआर के प्रकार के बारे में। हालांकि शुरू में ऐसा कोई एफआईआर का प्रकार नहीं गया, संविधियों में मतलब स्टैट्यूट में तो नहीं बांटा गया है प्रकार को, लेकिन आम न्यायालय के निर्णयों में या आम बोलचाल की भाषा में या वकील लोगों की द्वारा एक नाम दे दिया गया है। हालांकि सबका इफेक्ट भी अलग अलग होता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है। पहला आता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में एफआईआर के तौर पर जाना जाता है, वो है रेगुलर एफआईआर, जिसे कहा गया है रेगुलर एफआईआर। अर्थात जब किसी घटना के बारे में जब कि थाने को सूचना दी जाती है, जब कोई घटना या अपराध घटित होती है और थाने को सूचना दी जाती है तो उसे रेगुलर एफआईआर कहा जाता है। और जब कोई घटना किसी दूसरे थाने के जुरिस्डिक्शन में घटित हो और एफआईआर किसी दूसरे थाने में दर्ज किया जाए तब उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसलिए किसी दूसरे थाने के जुरिस्डिक्शन में तो घटना घटी और किसी परिस्थिति व सूचनादाता जो सूचना देता है, चाहे जो भी मजबूरी हो, जब किसी अन्य थाने में दर्ज कराता है तो जिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है वो थाना जीरो नंबर दे करके और जिस थाने से संबंधित घटना है उसको ट्रांसफर कर देता है, इसलिए इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। खास करके इस तरह के एफआईआर महिलाओं से होने वाले अपराधों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि किसी में मनाही नहीं है, किसी भी तरह के ऑफेंस में हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन अमूमन महिलाओं से संबंधित अपराधों में देखने को में आता है। अब आते हैं एक तीसरा प्रकार है जिसे क्रॉस एफआईआर कहते हैं। क्रॉस एफआईआर से मतलब है वो एफआईआर जब एक ही घटना के बारे में दोनों पक्षों द्वारा, अर्थात एक पक्षकार एक एफआईआर में विक्टिम होता है और दूसरे में अभियुक्त होता है, दूसरा पक्षकार इसमें अभियुक्त होता है और उस दूसरे वाले पहले वाले में इन्फॉर्मेंट होता है अर्थात विक्टिम होता है। जब दोनों पक्षकारों द्वारा एक ही घटना से संबंधित दो अलग अलग एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं तो उसे क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। अब तीसरा एक नामकरण विद्वानों के द्वारा दिया गया मल्टीपल एफआईआर। तब माना जाता है मल्टीपल जब ये घटना एक ही घटित हो और उसके बाद लेकर के कई लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाए। हालांकि इस तरह के एफआईआर पर बहुत सारे बार कई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन भी दी है कि इस तरह के एफआईआर बहुत स्वीकार नहीं किए जाते हैं, चाहे सबको एक ही में वो कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। अब तीसरी तो हो गए, 4 प्रकार के एफआईआर हो गए। अब 5वां प्रकार है ऑनलाइन एफआईआर। ये सुविधा खास करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब मोबाइल चोरी होने लगी, मोबाइल की चोरी चूंकि बहुत बड़ा इशू तो होता नहीं है, तब तक नहीं हो जब तक आप एफआईआर नहीं देंगे और थाना वाला सुन नहीं रहा हो, वैसी परिस्थिति में बहुत से राज्य सरकारों ने ई एफआईआर या ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा प्रदान कर दी। प्रभाव के आधार पर ही एक छठा नामकरण दिया जाए डिले एफआईआर, अर्थात वैसा एफआईआर जो घटना घटने के काफी समय बाद कराया जाता है, थाने को सूचना दी जाती है और यदि इसमें युक्त कारण न हो विलंब होने के तो न्यायालय बहुत सीरियसली ऐसे एफआईआर को लेती भी नहीं है। तो ये रही एफआईआर के बारे में जानकारी। अब आते हैं बेल के बारे में जानकारी। चूंकि बेल किसी भी यदि परिभाषा की बात करें तो अमूमन तौर पर बेल वैसी जुडिशियल प्रोसीडिंग का नाम दिया गया है जब बेल ग्रांट किसी व्यक्ति को या अभियुक्त को किया जाता है, वैसी परिस्थिति में जबकि मैटर ट्रायल शुरू नहीं हुआ हो, उससे पहले जब किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो बेल ग्रांट किया जाता है न्यायालय के द्वारा। जैसे रेगुलर बेल किसी भी न्यायालय में जहाँ दाखिल किया जा सकता है और किसी भी तरह के क्रिमिनल मैटर में दाखिल किया जाता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो, सेशन न्यायालय हो, चाहे कोर्ट हो। और जब न्यायालय बेल ग्रांट करता है, अर्थात जब व्यक्ति कस्टडी में रहते हुए बेल एप्लीकेशन लगाता है, रेगुलर बेल कहा जाता है। किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो वो डायरेक्टली सेशन न्यायालय, या ध्यान दीजिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रेयर डायरेक्टली या तो सेशन में या माननीय उच्च न्यायालय में किया जाता है। इंटरिम बेल की बारी आती है, अर्थात वैसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति को अति आवश्यक कार्य के लिए प्रतियोगी परीक्षा देना हो, घर में श्राद्ध हो गया हो, घर में शादी हो, वैसी परिस्थिति में जब न्यायालय के सम्मुख बेल के लिए प्रार्थना करता है तो न्यायालय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए,
हास्ट टाइम की, वो आप वो कार्य सिद्ध कर लीजिए, उतने दिनों के लिए कार्य आपका सिद्ध हो जाए, टेम्परोरी बेल देता है, जिसे इंटरिम बेल, अंतरिम बेल या प्रोविजनल बेल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट बेल के बारे में। जब कोई अभियुक्त जब किसी अपराध को लेकर के और व्यक्ति कस्टडी में रहता है, उसके द्वारा किए गए अपराध 10 वर्ष से अधिक के सजा से प्रावधानित हैं, आजीवन कारावास से 10 वर्ष से अधिक हो, तो वैसी परिस्थिति में 90 दिन या अन्य अपराधों की परिस्थिति में 60 दिन तक, जब पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं करती है, अर्थात न्यायालय में चार्जशीट नहीं लगाती है, एनडीपीएस के मैटर में 180 दिनों तक यदि चार्जशीट नहीं लगाती है, तो व्यक्ति को बेल पर, जिसे डिफॉल्ट बेल कहा जाता है, बेल ग्रांट कर दिया जाता है और अभियुक्त को बेल पर छोड़ दिया जाता है, जिसे डिफॉल्ट बेल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेके हम समय समय पर आते रहेंगे। धन्यवाद।